क्योंकि ये प्रोग्राम में लाइव कॉल्स आती हैं और हम बार बार अपने नाज़रीन को कहते हैं कि अगर आपका कोई सवाल है, कोई ऐसा मसला है जिस पर आपको कानूनी या साइकोलॉजिकल कोई मुशावरत दरकार है, तो वो प्लीज़ हमें कॉल करें लाइव स्क्रीन के ऊपर नंबर देकर। तो हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं, हम लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इशरात बात कर रही हूँ लाहौर से। मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली मेरा भाई ड्रग एडिक्ट है बहुत ज़्यादा ना, तो उसको हम ये रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भी भेज रहे हैं, लेकिन हमारा उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बुरा रहा है कि वो और ज़्यादा एग्रेसिव होकर निकला है और इससे ज़्यादा अब ड्रग एडिक्ट हो गया हुआ है। जैसे पहले तो उससे बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, तो वो हम अब ट्रस्ट नहीं कर सकते रिहैबिलिटेशन सेंटर पे। तो मेरा एक सवाल है कि हम किस तरह से उसको रिहैब की तरफ लेकर आए, किस तरह से उसके एडिक्ट को छुड़वाएं। और दूसरा, जो सप्लाई करने वाले ड्रग्स हैं, जो सप्लाई करते हैं, उनके ऊपर मुकम्मल तौर पे कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? मेन मसला उन लोगों का है जो सप्लाई करते हैं। जी जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मसला। जी ठीक है मैम, मैं चाहूँगा आप इस पर जवाब दे दें। जी, रिहैबिलिटेशन के हवाले से उन्होंने बात की, उस पर मैं बात करती हूँ। देखिए, रिहैबिलिटेशन जो है वो सेंटर्स जो बने हुए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स वो ज़्यादातर प्राइवेट ही हैं। हाँ जी, प्राइवेट हैं, लेकिन गवर्नमेंट के भी हैं। इसमें जो प्राइवेट अदारे हैं उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनमें के बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है या उधर इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं। तो इसमें दरअसल अवेयरनेस की ज़रूरत होती है कि आप कौन से अदारे में रिहैबिलिटेशन के लिए बच्चे को या भाई को भेजें। तो जो उनका एक्सपीरियंस रहा वो तो इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन ये कि यहाँ पे बहुत से और अदारे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और उनकी तरफ हम रेफ़र करते हैं अपने पेशेंट्स को। तो उधर से ये होता है कि अगर आप अदारा अच्छा है और आप वहाँ पे रिहैबिलिटेशन के लिए अपने पर्सन को भेजते हैं, तो विद इन 3 मंथ्स या कुछ लोग 6 महीने तक, यानी उससे तकरीबन निजात हासिल कर लेते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें आती है वो ये आती है कि रिलैप्स ना हो। यानी उनका रिलैप्स तब होता है जब उनको सोसाइटी में ड्रग्स और ये सारा कुछ दोबारा से मिलना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल, अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे, नौजवान लड़के या जो भी मंशियात में एडिक्ट होता है, जब उसको आप रिहैब भेजते हैं तो वो कुछ अरसे बाद जब वहाँ से बिल्कुल क्लीन होकर वापस आता है, तो थोड़े ही अरसे बाद वो बैड सोसाइटी की वजह से या जो भी वजूहात बनती हैं वो दोबारा ड्रग्स की तरफ माइल हो जाता है। इसीलिए ना, जैसे हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ लिंक्ड होते हैं, तो हम लोग इस पे यानी रिलैप्स प्रिवेंशन पर काम करते हैं कि हमने किस तरह से करना है। सपोज कि एक स्लिपरी प्लेसेस का कंसेप्ट होता है, यानी हमने जब उसे वापस लेकर आना है तो उसके बाद उसको उन दोस्तों या उन जगहों से कैसे रोकना है जो कि उसको ड्रग्स की तरफ ले जा सकती हैं। इसी तरह से उसको अगर उस वक्त पे भी, वैसे तो मोस्टली जब वापस आते हैं तो क्रेविंग्स वगैरह ख़त्म हो चुकी होती है, बहुत बेहतर होते हैं, लेकिन अगर क्रेविंग्स वगैरह अभी भी हैं या उसका जहन इस तरफ जा रहा है, तो उसको फिर घर में रहते हुए भी थेरेपी की ज़रूरत है, ताकि वो जहन को अपने फोकस्ड रखे और अपने आप को इससे निकालने की कोशिश करे और उसको ये मौका ही ना मिले कि वो दोबारा से उसको प्रॉपर तवज्जो दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब और मैम ये भी बताइएगा कि जब एक बच्चा या एक नौजवान इसका शिकार बनता है, ड्रग्स एडिक्ट हो जाता है, तो उसके जहन के ऊपर किस तरह के असरात बनते हैं और वो कैसे सोसाइटी से अलग हो जाता है? देखिए, ड्रग्स जो है ना, ये आपको इंस्टेंट सर्ज देते हैं आपके डोपामीन को। ठीक है, डोपामीन हमारा रिवॉर्ड केमिकल होता है। इसकी वजह से हमारा मेन फोकस इसके ऊपर होना शुरू हो जाता है। यानी जो यंग अगर कोई बच्चा है और वो ड्रग्स लेना शुरू हो जाता है, तो उसको कोई भी मसला आए, कुछ भी हो या अदरवाइज बोर हो रहा है, तो उस वक्त भी उसको वो फीलिंग जो है वो अट्रैक्ट करती है कि मुझे कितना अच्छा फील हुआ था। बिल्कुल। तो वो फीलिंग जो है ना, वो उसको दोबारा से हासिल करने के लिए वो इस तरफ माइल हो सकते हैं। लेकिन उसके जहन को, उसकी मेंटल हेल्थ को किस हद तक ख़राब कर सकती है ड्रग एडिक्शन? बहुत ज़्यादा। देखें, इसके साथ एक तो जो हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके साथ ड्रग एडिक्शन भी हो सकती है, और ड्रग एडिक्शन के साथ भी आपको बहुत से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। मोस्टली लोग इसके साथ डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, मोस्टली लोग साइकोटिक फीचर्स की तरफ उनका हो जाता है। यानी ये बहुत, और एडिक्शन जो है इसके साथ जब इसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आ जाए तो उसके साथ हेलुसिनेशंस का एक कंसेप्ट होता है, यानी
वो साइकोटिक एस्पेक्ट है। तो ये सारा जो है ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर बहुत अरसे तक और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप लेना शुरू हो जाते हैं, और दैट डिपेंड्स अपॉन द ड्रग आल्सो या सब्सटेंस आल्सो कि कौन सा सब्सटेंस है, तो वो फिर आपके ऊपर उसका आपकी जहनी हालत जो है बिल्कुल ख़राब हो सकती है। नूर साहब, यहाँ से मैं आपसे पूछूंगा कि पहले तो एक ज़माना था जब हीरोइन को ही सबसे बड़ा नशा समझा जाता था, फिर चर्स मुआशरे में आ गई, और अब तो ये सूरत हाल है कि चर्स को कोई नशा समझा ही नहीं जाता, बाकायदा इससे बहुत लीथल मंशियात जो है वो मौजूद है, ड्रग्स मौजूद हैं मुआशरे में, जैसे आइस होगी, एक्सटेसी होगी, कोकेन होगी, इसकी फरामी भी अब बढ़ती जा रही है। इसके अलावा कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो नौजवानों पर असरअंदाज हो रहे हैं? देखिए, मैं थोड़ी रिहेबिलिटेशन की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि हमारी एक एलीट क्लास है, एक लोअर क्लास है। आपकी बात काटूंगा, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं काशिफ बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी। अच्छा, मुझे ना एडवाइस चाहिए थी थोड़ी सी इस हवाले से कि मैं ना पहले नशे का इस्तेमाल करता था साल पहले, तो एक दफ़ा जो है मुझे पुलिस ने रोका था, तो एक माइनर क्वांटिटी में ना मेरे से ड्रग्स बरामद हुई थी। ठीक। तो उन्होंने फिर उसके बाद जो है ले गए, और जो क्वांटिटी मेरे पास थी उससे आप कह लें कि 10 टाइम्स ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी मेंशन करके FIR के अंदर जो है वो उन्होंने मुझे जेल मुंतकिल नॉमिनेट कर दिया। ठीक। अब हाँ, अब मैं जमानत पे हूँ, लेकिन अब वो केस इसी तरह चल रहा है उस सेम क्वांटिटी के साथ। मैं फाइट बैक नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं प्रूव कर पा रहा हूँ कि मेरे पास कितनी क्वांटिटी थी, और वो मुझे तंग भी बहुत करते हैं। जमानत के बावजूद जब मर्जी उठा के ले जाते हैं मेरी हेयरिंग के बगैर भी, डेट के अलावा भी। ठीक। तो इस तरह से हरास भी हो रहा हूँ जी। ठीक है शुएब साहब, सबसे पहले तो ये हरासमेंट पिटीशन फाइल करें, जो रेलेवेंट जो भी पुलिस स्टेशन है उसके अंदर, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास पहले तो इसको फाइल करें, ताकि ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड आ जाए कि अब उनकी मेलाफाइड जो है ना वो एग्जिस्ट करती है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, जब एविडेंस की अगर हम बात करते हैं ना, तो एविडेंस में कोशिश ये करें कि क्योंकि ऑनेस्ट टोन पे है ना साबित करने के लिए, तो आप सबसे पहले तो मेलाफाइड लेके आए। अब जब वो आपको बार बार उठा के लेके जा रहे हैं, ये बल्कि आपके हक में इसलिए बेहतर है कि अब आप मेलाफाइड जो है ना वो साबित कर सकेंगे कि जी ये मुझे बाकी भी हरासमेंट पिटीशंस भी मैंने हरासमेंट पिटीशन दायर करें। और दूसरी जाहिर सी बात है, आपकी FIR मेरे सामने नहीं है, वो एक जेनेरिक सी बस लिखी होती है, जनरल सी नीला शॉपर ही उसमें होता है। साहब, ये तो आपने बता दिया जो उनके मसले का हल था, और ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है जी। अगर देखा जाए तो होता भी ऐसे ही है, फॉल्स केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है। होता ये है कि किसी के पास जो अपने इस्तेमाल के लिए लेके जा रहा होता है, उसके ऊपर ज़्यादा तादाद में उसको सेलर बनाकर, उसको मंशियात फरोश बनाकर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा माल खाने में से मंशियात डालकर उसके ऊपर डाल दी जाती है, और फिर उसके ऊपर एक फॉल्स केस बनाकर, जिसकी बुनियाद पर फिर आगे जाके जो है ट्रायल कोर्ट्स तो फैसले दे देती हैं, लेकिन एपेलेट कोर्ट क्योंकि वो सारे केसेस को नॉर्मली समय डील कर रही होती है, उनको पता होता है, तो वो फिर एक्विटल भी हो जाता है। लेकिन ये फॉल्स केसेस की वजूहात क्या है? देखिए, फॉल्स केसेस की जो वजूहात है ना, उसके अंदर एक तो इंटरनल फैक्टर ये है कि इन्होंने जो है ना वो जब इस तरह की तादाद आती है ना, तो इसको पूरा करके देना होता है। अब पुलिस की क्या साइकोलॉजी है? पुलिस की साइकोलॉजी ये है कि भाई अब क्योंकि ये इतना मंशियात मार्केट में आया है, इन्हें पता लगता है, लेकिन अब कहाँ से पूरा करना है इसको, किसको इसके अंदर पकड़ना है, ये एक प्रेशर होता है उनके पास, उनके ऊपर ना। अब उसको पूरा करने के लिए कहते हैं अच्छा इसका तो ऑलरेडी रिकॉर्ड है, जब भी पॉलिसी सख्त होती है तो फिर वो रेड करते हैं, वो अपने आप को परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कभी कभी जो है ना वो नाजायज इस तरह से कर दे जाता है। और मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करूंगा, मेरे मतलब कि प्रैक्टिस के दौरान मुझे ये भी देखने को मिला कि ना सिर्फ उस बंदे को पकड़ते हैं बल्कि कहते हैं तेरा दोस्त कोई है तो बुला उसको भी, तो उसको भी साथ में जो है ना वो कर देते हैं। तो इसके अंदर देखिए मॉडर्न डिवाइसेस जो है ना वो बहुत अहम है, और मैंने अभी जो जजमेंट बोली है उसके अंदर इसी चीज को एम्फेसाइज किया गया कि जब भी आपने रेड करके बंदा पकड़ना है ना, तो आपको बॉडी कैम लगा होना चाहिए ताकि ये चीज एलिमिनेट हो। एक और चीज है, होता ऐसे भी है कि ज़्यादातर आप जब लीगल प्रैक्टिस में देखते हैं, जितने भी केसेस नारकोटिक्स के हवाले से सामने आते हैं, उनमें जो लोग होते हैं वो या तो फैसिलिटेटर होते हैं, या ट्रांसपोर्टर होते हैं, या कैरियर्स होते हैं। बिल्कुल। और यही इन्हीं को बली का बकरा बनाकर तो केस फाइल कर दिया जाता है। जो असल लोग हैं पीछे उनको, लेकिन जो असल माफिया है
जिसको पकड़ना चाहिए, जो मैन्युफैक्चरर है, जो पीछे से माफिया इसके पीछे काम कर रहा है, करोड़ों अरबों रुपए का इसमें जो वो कारोबार कर रहे हैं मंशियात का, उन तक नहीं पहुंचा जाता। ये इस क्या प्रोसिक्यूशन की कमजोरी है? आप इसमें जो है ना विल होना, जो है ना इदारों की, हुकूमतों की, रियासतों की विल होना जरूरी है। देखिए मैं पहले पिछली बात पे आऊँगा कि हमारी एलीट क्लास है जो खासतौर पे आइस और इन चीज़ों में पड़ी हुई है, और एक है लोअर क्लास बेरोजगार और वो। तो अब क्या है कि पाकिस्तान में जो हम देखते हैं कि इस चीज़ पे हुकूमती जो है ना, अगर एक किसी घर में एक एडिक्शन का केस आ गया है तो वो बेचारे प्राइवेटली जितने पैसा होता है लगाते हैं सारा, लेकिन रियासत माँ जैसी होनी चाहिए कि एक इंसान जो है वो तबाह हो रहा है तो अगर को रोकना तो रियासत का है। लेकिन अगर वालिदैन या उनके भाई या उनके वालिद साहब अगर कोशिश करते हैं कि किसी सरकारी या प्राइवेट में जाएं, तो असल में एक ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जिसमें अगर उसको दाखिल भी कराना चाहे कि भी किसी अस्पताल में, तो एक तो कैपेसिटी बहुत कम है, ठीक है, और इसकी रिहेबिलिटेशन का सिस्टम जो है मौजूदा तौर पे जो किसी के वालिदैन का कोई केस निपटना पड़ता है, इंतहाई जलालत का वो जो है ना हो जाते हैं, और ना ही वो ज़्यादा पैसे दे सकते हैं प्राइवेट क्लिनिक्स के, ना उसको मैनेज कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में देखें कोई भी थाना है ना, कोई भी इलाका है, वो पुलिस के बगैर, मंशियात सेल या इदारों के मर्जी के बगैर ऐसा होना नहीं है। ठीक। अब क्या है पाकिस्तान में, ये खुली हकीकत है कि पाकिस्तान में हर ताकतवर, चाहे वो लैंड माफिया हो चाहे कोई हो, ठीक है, उनके पीछे जो बड़े बड़े खड़े होते हैं ना, वो अभी भी उनको होश का नाखून लेने चाहिए। जब ये सारे इदारों की कमजोरी की वजह से जब बात आती है इंसाफ की, तो सवाल उठता है निज़ाम, इंसाफ के निज़ाम पर, अदालतों पर। और लोग कहते हैं जी अदालतें लोगों को, मुल्ज़िमान को छोड़ देती हैं। तो शुएब साहब, जो ये जो बरियत के केसेस जितने भी हम देखते हैं, उसके अंदर ज़्यादातर यही लोग पाए जाते हैं जो कि बेचारे गरीब लोग होते हैं, या वो ट्रांसपोर्ट दे रहे होते हैं, या वो कैरियर एज कैरियर उसको लेके जा रहे होते हैं, या फिर अपने इस्तेमाल के लिए लेके जा रहे होते हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा मिकदार में डाल दी जाती है, लेकिन असल कसूरवारों को नहीं पकड़ा जाता। इसमें इदारों की कहाँ किस हद तक कमज़ोरी है? देखिए, एक कंसेप्ट है कि लॉ इज़ ब्लाइंड बट जजेस आर नॉट। तो जब जज के सामने केस आता है उसे पता तो लग जाता है, बट ऑफ कोर्स जो जज है वो कानून का ताबे है, वो उससे मावरा होके किसी कोई अपनी मनमानी एविडेंस की बुनियाद पर करना, उसने एविडेंस की बुनियाद पे करना। तो यहाँ पर जो बेसिक जो चीज़ है ना, वो है आपका एविडेंस।